हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें लास्ट क्लास में हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक और बेहद इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल विटामिन्स इसको शुरू करेंगे और इसके बारे में जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे या जानेंगे। देखो, विटामिन्स को यहीं से यदि समझना चाहोगे तो यह दो वर्ड है, वाइटल प्लस एमीन। वाइटल का मतलब हुआ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, और एमीन का मतलब जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें या फंक्शनल ग्रुप हो। तो शुरुआत में जो विटामिन का कंसेप्ट आया उसमें देखा गया कि ये विटामिन्स काफ़ी वाइटल है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लिविंग बॉडी के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और ये बेसिकली एमीन्स होते हैं। तो शुरुआत में जो है ना इसको विटामिन बोला जाता था, विटामिन वाइटल एमीन ऐसा। लेकिन जब आगे देखा गया तो ऑब्जर्व किया गया कि सारे विटामिन्स में एमीन ग्रुप नहीं है, तो फिर ये एमीन वाला बात जो है हटा करके इसको विटामिन ही बोला गया सिंपली। तो विटामिन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ कंटेनिंग एमीन ग्रुप। अब जैसे हम लोग कोई डाइट लेते हैं, भोजन किए, तो उस भोजन से बेसिक से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है डाइट। तो इससे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फिर हम लोग फैट्स पढ़े जिसके बारे में अभी तक, फिर प्रोटीन्स, उसके बाद फिर विटामिन्स। तो एक लिविंग सिस्टम, एक लिविंग बॉडी का वेल फंक्शनिंग और उसके प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइट के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है क्या? विटामिन्स। तो विटामिन्स बायोमॉलिक्यूल से हैं जो एक लिविंग बॉडी का वेल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब बोल रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो, वे कभी भी विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कांट सिंथेसाइज्ड विटामिन्स इन दियर बॉडी। वे अपने बॉडी में कभी भी विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जितने भी एनिमल्स हैं, मनुष्य सहित, कोई भी विटामिन को हम लोग अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारे विटामिन्स का अलग अलग फंक्शन है और वे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एक लिविंग बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब बॉडी के अंदर बन भी नहीं रहा है और बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसका मतलब हुआ कि उसको आउटसाइड सोर्स से लेना ज़रूरी है। इसलिए विटामिन्स का डिफिशियंसी जो है बड़ा ही भयंकर सिचुएशन पैदा करता है एक लिविंग बॉडी के अंदर। हाँ, प्लांट्स जो होते हैं, तो एक प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ के लिए जितने भी विटामिन्स की आवश्यकता होती है वे सभी अपने अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो प्लांट्स synthesized all the vitamins they need। प्लांट को जिन विटामिनों की आवश्यकता है, जिस विटामिन्स का ज़रूरत है उसके ग्रोथ के लिए, वे सारे विटामिन्स को वह सिंथेसाइज कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। लेकिन ह्यूमन या कोई भी अदर एनिमल्स जो है किसी भी विटामिन को अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। सबसे पहला विटामिन जो था, जो कि आइसोलेट किया गया था, वह था विटामिन B1, केमिकली जिसको थाइमाइन के नाम से जाना जाता है। इसको अलग किया गया था राइस पॉलिशिंग से।
राइस पॉलिश जो होता है उससे। और किन्होंने किया था, तो कासिमिर फंक 1911 में। तो सबसे पहला विटामिन नेचुरल प्रोडक्ट से जो अलग किया गया था 1911 में कासिमिर फंक के द्वारा, विटामिन B1 था थाइमाइन, जो कि राइस का जो पॉलिश रहता है ऊपर का पार्ट, उससे अलग किया गया था। अब बताएं कि विटामिन्स का, और जितने भी विटामिन्स हम लोग पढ़ेंगे सारे विटामिन्स का प्रॉपर अमाउंट में बॉडी के अंदर होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि इस बॉडी का जो है प्रॉपर ग्रोथ हो सके और उसके हेल्थ मेंटेन हो सके। अब यदि विटामिन्स की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, यदि विटामिन्स की कमी हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं या विटामिनोसिस। यदि विटामिन की कमी हो जाए, और यदि विटामिन एक्सेस में हो जाए, एक्सेस ऑफ विटामिन्स बढ़ जाए, विटामिन का अमाउंट जो है इंक्रीज कर जाए बॉडी के अंदर, तो वह कहलाता है हाइपर विटामिनोसिस। और ये दोनों केस में जो है डेंजर सिचुएशन पैदा कर सकता है एक बॉडी के अंदर, विटामिन कम हो फिर भी, ज़्यादा हो फिर भी। इसीलिए जो है इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि जो विटामिन्स आपके बॉडी के लिए ज़रूरत है वह किस अमाउंट में ज़रूरत है, और उस हिसाब से कितना आप आउटवर्ड सोर्स से जो है उस चीज़ को ग्रहण करोगे, ताकि जितना ज़रूरत विटामिन है आपके बॉडी को उतना मिल पाए। क्योंकि विटामिन डायरेक्टली तो नहीं, खाना पीना के माध्यम से, हाँ अब है कि केमिकली भी विटामिन है, दवाई के रूप में विटामिन मिल ही जाते हैं, तो उसमें से भी दवाई भी ले लो तो किस डोज में लोगे यह डिपेंड करता है कि आपके बॉडी को कितना ज़रूरत है वह विटामिन, उस हिसाब से लेते हैं हम लोग। इसलिए बताया कि विटामिन की कमी होगी तो यह विटामिनोसिस काफ़ी डेंजर सिचुएशन पैदा करेगा, कई डिजीज हो सकते हैं। विटामिन ज़्यादा हो जाए तो हाइपर विटामिनोसिस, या भी डेंजर सिचुएशन ही पैदा करता है। ठीक, तो विटामिन एक प्रॉपर अमाउंट में ही होना चाहिए बॉडी के अंदर, जितना एक नॉर्मल बॉडी को ज़रूरत होता है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा विटामिन्स बॉडी के अंदर होने से हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन ही क्रिएट होता है, इस बात को ध्यान में रखोगे। इसलिए यह जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा विटामिन किस अमाउंट में एक बॉडी के अंदर होना चाहिए, बेहद इम्पॉर्टेंट। अब आता है विटामिन्स की क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स जो है बेसिकली दो प्रकार के हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सॉल्युबिलिटी के आधार पे तो विटामिन्स दो प्रकार के हुए, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब हुआ कि इजीली डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट विद इन द लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसमें आसानी से ये विटामिन्स डिजॉल्व कर जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हुए। और जो आसानी से नहीं घुल पाते हैं, नॉट सॉल्युबल या डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन। अब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं है तो ऑब्वियसली सॉल्युबल इन फैट्स, जो लिक्विड फैट्स होते हैं बॉडी के अंदर उसमें आसानी से घुल जाता है, सॉल्युबल इन फैट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें से एग्जाम्पल में है विटामिन KE, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और इसके अलावे जो बच गए विटामिन बी में जितने कैटेगरी हैं B1, B2, B6 सब, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन H, ऐसे जितने भी विटामिन हम लोग पढ़ेंगे चारों के अलावे, ये सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल विटामिन को पहचानने के लिए।
तो वाटर इनसॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन को पहचानना हो तो इसके लिए इसको याद रखेंगे, कीड़ा, कीड़ा याद रखोगे, KEDA, कीड़ा, KEDA, विटामिन K, E और D और A, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल है मतलब बॉडी के अंदर जो लिक्विड फैट्स हैं उसमें घुल जाते हैं, बॉडी के अंदर जो पानी है उसमें डिजॉल्व नहीं करते हैं। और इसके अलावे जो बच गए वे सभी वाटर सॉल्युबल है। देखो अब जो विटामिन वाटर सॉल्युबल है तो हम क्या बोले कि बॉडी के अंदर जो हम लोग का वाटर है, पानी जो है उसमें आसानी से ये डिजॉल्व कर जाएंगे। अब बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है वह तो यूरिन के थ्रू फिर बाहर भी निकल जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वे यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाएंगे। वे विटामिन्स जो है बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते हैं, इसलिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं इनको हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होने के चलते बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इनका होना काफ़ी आवश्यक है बॉडी के अंदर वेल फंक्शनिंग के लिए, लेकिन स्टोर तो रह नहीं पाते हैं। इसलिए बोले कि ऐसे विटामिन्स को या वैसे फूड मटेरियल जिनसे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिलता है उसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, ताकि ये विटामिन ज़्यादा मिले तो कुछ वाटर सॉल्युबल मतलब यूरिन के थ्रू निकल जाए और कुछ बॉडी के अंदर स्टोर रहे एक वेल फंक्शनिंग और प्रॉपर हेल्थ के लिए। और इनको लिमिटेड ही लिया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर रह जाते हैं बॉडी के अंदर, लिक्विड फैट्स में घुले हैं, फैट तो बॉडी से निकलता नहीं है तो यह बॉडी के अंदर स्टोर रह जाता है, इसलिए इसको एक्सेस में लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुए 2। एक क्वेश्चन की कोई 4 विटामिन दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से कौन वाटर सॉल्युबल है या इसमें से कौन फैट सॉल्युबल है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, NCERT बुक में भी क्वेश्चन है कि व्हाई विटामिन C इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, कि विटामिन C बॉडी के अंदर स्टोर क्यों नहीं रहता है। तो एक लाइन में आंसर देना है कि विटामिन C इज वाटर सॉल्युबल एंड हेंस इट इज एक्सक्रीटेड एज सच थ्रू यूरिन एंड हेंस डज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, कि विटामिन C वाटर सॉल्युबल है इसलिए यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और बॉडी में यह स्टोर नहीं रह पाता है। तो इस सॉल्युबिलिटी के आधार पे विटामिन्स का क्लासिफिकेशन था वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। किस आधार से क्वेश्चन आ सकता है दोनों से, इसके बारे में भी हम बता दिए, तो ध्यान रखोगे इस फैक्ट को। अब सारे विटामिन्स के बारे में जो है हम लोग एक एक करके डिटेल में विटामिन्स का केमिकल नेम जो कि एग्जाम में आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानेंगे हम लोग, फिर उसका सोर्स और उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए केमिकल नेम इसका, विटामिन ए का केमिकल नेम इज रेटिनॉल, या इसी को दूसरे ई में एग्जॉफ्थॉल। ये विख्यात नहीं है, रेटिनॉल से ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में आएगा भी तो वही लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें विटामिन ए का, चूँकि ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C20H30O, 20 कार्बन 30 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और यदि स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कुछ इस प्रकार का है, ऐसा। ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड देना है। उसके बाद यहाँ एक मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए मीन्स रेटिनॉल। अल्कोहलिक ग्रुप है, कई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं इसमें, एलिफेटिक रिंग है और साइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट है।
दिया हुआ विटामिन ए रेटिनॉल। देख रहे हो कितना बड़ा सा मॉलिक्यूल है। अब बात करें सोर्स, विटामिन ए कहाँ से मिलता है, तो कैरोट, गाजर, स्वीट पोटैटोज, शकरकंद जिसको हम लोग बोलते हैं, टोमेटोज। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हम लोग जानते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, उससे भी मिलता है, मिल्क, एग्स एट्सेट्रा, कई हैं ऐसे। एक बात याद रखोगे कि मिल्क, दूध, वह डाइट है जिससे ऑलमोस्ट हर एक टाइप का विटामिन जो है बॉडी को मिलता है। इसीलिए दूध जो है एक रेगुलर डाइट में शामिल होना चाहिए हर एक लिविंग बॉडी का, क्योंकि इससे वह हर एक विटामिन बॉडी को मिलता है जो ज़रूरत है। डेफिशिएंसी डिजीज, इसके कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज, तो उसमें से है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अच्छे से दिखाई नहीं देगा, रतौंधी जिसको बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ स्किन, त्वचा का ड्राई हो जाना काफ़ी आसानी से। उसके बाद हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, आँख में जो कॉर्निया होता है उसका हार्ड हो जाना ताकि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये सभी इसके मुख्य डेफिशिएंसी डिजीज है। तो हर एक विटामिन के बारे में जो है हम लोग को यही पढ़ना है कि विटामिन का केमिकल नेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद उसका सोर्स कहाँ से मिलता है और इससे कौन सी बीमारी होती है। तो इतना ही बात याद रखोगे, एग्जाम में आएगा भी तो ये आएगा कि विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, 3-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो है तो बहुत सारा बीमारी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जैसे बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है, रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस जो है रहेंगे, तो वहाँ आसानी से जो है इसको कर लोगे। तो ये हुआ विटामिन ए के बारे में है। नेचर इसका क्या देखें, विटामिन ए का फैट सॉल्युबल विटामिन है, शुरू में ही हम लोग देख लिए थे। बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा। नेक्स्ट, विटामिन ए के बाद विटामिन B1, केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम है इसका थाइमाइन। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला यह भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, C12H17N4OS और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इस आधार पे चार्ज को जरूरी नहीं सल्फर पे होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए हम लोग दिखाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो थाइमाइन बेस जो होता है ऐसा CH3 यहाँ NH2, थाइमाइन यह एक बेस है, इसी में फिर अलग से ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा ऐसा। यहाँ CH3 होगा और यहाँ ऐसे इथेनॉल ग्रुप होता है और इस जगह पे नाइट्रोजन पे होता है प्लस। तो यह है थाइमाइन, विटामिन B1 का स्ट्रक्चर। फार्मूला को यह सेटिस्फाई करेगा। यह पूरा जो है बेसिक ग्रुप होता है थाइमाइन बेस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड में। अब हम लोग बात करें सोर्स की, मतलब विटामिन B1 कहाँ से मिलता है, तो व्हीट, गेहूँ, तो उससे फिर जो प्रोडक्ट बने रोटी वगैरह, ईस्ट, एग, मिल्क, चिकन, नट्स, पल्सेस,
एटसेट्रा। फिर देख लो यहाँ ये दो चीज़, अंडा और दूध लगभग आएगा ही आएगा हर जगह। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से कौन सी बीमारी होगी? विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? डेफिशिएंसी डिजीज में देखते हैं हम लोग उसको। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बेरी बेरी। होता क्या है बेरी बेरी? तो दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब या मानसिक संतुलन का बिगड़ना, इसी को हम लोग बेरी बेरी रोग बोलते हैं, जो विटामिन B1 की कमी से होता है। पैरालिसिस हो सकता है, पैरालाइज कर सकता है बॉडी का कोई अंग। डिप्रेशन हो सकता है, लॉस ऑफ वेट, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। वज़न में कमी आ सकता है, तो लॉस ऑफ वेट, वज़न में कमी कैसे आएगा? तो ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट कहने का मतलब भूख प्यास। तो होगा क्या कि जब इस विटामिन की कमी होगी बॉडी के अंदर, तो इस विटामिन के कमी के चलते जो है तुमको भूख प्यास ही नहीं लगेगा, और जब भूख प्यास नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी लेस एनर्जेटिक होगा और वेट जो है तुम्हारा धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो होता ना कि कोई लोग बहुत खा रहा है फिर भी जो है नहीं वज़न आ पा रहा है, उसका वेट प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं विटामिन B1 की कमी जो है उसमें होती है। तो फिर विटामिन B1 का जो सोर्स है नट्स, पल्स, चिकन, मिल्क, इस सबको जो है खाना पड़ता है। तो विटामिन A देख लिए, उसके बाद विटामिन B1 भी देख लिए हम लोग। बी में बहुत सारी कैटेगरी हैं, बी में बहुत सारे कैटेगरी हैं। B1 है, आगे हम लोग B2 देखेंगे, ऐसे कई विटामिन्स हैं। स्ट्रक्चर सबका याद रखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रक्चर बताया जा रहा ताकि पता चले हाँ वे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो हम लोग के बॉडी में है। इसलिए शुरुआत में बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग घिरे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है हम लोग घिरे हुए हैं। बॉडी के अंदर भी है, बॉडी के बाहर भी है, जिधर नज़र घुमाओगे उधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाई देंगे। तो विटामिन B1 के बाद अब हम लोग विटामिन B2 की बात करते हैं। तो विटामिन B1 के बाद विटामिन B2, इसी को विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। फॉर्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C17H20N4O6। ऐसा देखो, यह केमिकल नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रटोगे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है केमिकल नेम से कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो थाइमाइन, राइबोफ्लेविन ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। इसका भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप का। एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है इनमें। डबल बॉन्ड इस जगह पे है। स्ट्रक्चर नोट्स में भी बना हुआ है, देख सकते हो, बस स्ट्रक्चर देखने के अलावा कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ है डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन से यहाँ से ग्रुप्स निकले हुए हैं ऐसा। यहाँ OH, इस जगह पे OH, इस जगह पे OH, यहाँ भी OH। तो यह है राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब फार्मूला के अनुसार है।
सोर्स की बात करें कहाँ से मिलता है, तो फिर से मिल्क, दूध, हर विटामिन है इसमें। लीवर, किडनी, चिकन या मटन का जो लीवर, किडनी वगैरह होता है, पोर्ट, कलेजी वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी अच्छा अमाउंट में होता है। उसके बाद पीनट एटसेट्रा, सब में जो है विटामिन B2 पाया जाता है। तो शुरुआत में बताए दूध एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट है जो रेगुलर डाइट में होना है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर विटामिन्स होते हैं। डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी हो सकती है, तो रेडनिंग एंड क्रैकिंग ऑफ लिप्स, बेसिकली ठंड के समय में होता है कि होंठ के किनारे वाला जो पोर्शन होता है, माउथ या फिर होठ ही, वह फटने लगता है। देखोगे बहुत लोगों का ठंड में या होठ या फिर या जो किनारे वाला पोर्शन होता है ना, यह फटने लगता है। तो यह होता है बेसिकली विटामिन B2 की कमी से। तो वैसे लोगों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हरा साग सब्जी, रेगुलर दूध लेना चाहिए ताकि उस विटामिन की कमी जो है बॉडी के अंदर वह दूर हो जाए, फिर ये सब चीज़ ना हो। उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग्स, जीभ का जलन देना। उसके बाद डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, खाना उना पचने में भी दिक्कत होना, और जब खाना अच्छे से पचेगा नहीं तो भूख नहीं लगेगा, और भूख नहीं लगेगा तो फिर से वही बॉडी का जो एक वेट होना चाहिए प्रॉपर, वह नहीं रह पाता है। तो यह था विटामिन B2। स्ट्रक्चर देख लिए, सोर्स देख लिए, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में भी जो है हम लोग देखें। ऐसे ही विटामिन B3 भी है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए विटामिन B3 को हम लोग बहुत ज़्यादा ना पढ़ते हुए आगे हम लोग देखते हैं। केमिकल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ याद करो या ना करो, सोर्स तो वैसे ही याद रह जाएगा, कुछ नहीं तो मिल्क लिख देना, कोई भी विटामिन का सोर्स पूछे, काहे कि उसमें सब विटामिन है। उसके बाद केमिकल नेम और उसका डेफिशिएंसी डिजीज। उसके बाद है विटामिन B6, केमिकल नेम इसका पेरिडॉक्सिन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H11O3N, पिरिडीन रिंग होता है इसमें, ऐसा पिरिडीन रिंग है। इसी में CH2OH ग्रुप 2, एक OH और एक CH3। दिस इज पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6। सोर्स की बात करें तो ईस्ट में मिल्क तो आएगा ही, हर जगह आएगा। फिर मीट्स, मटन, चिकन जो है, लीवर एटसेट्रा। डेफिशिएंसी बीमारी कौन कौन सा हो सकता है, तो वीकनेस, कमजोरी महसूस होगा बॉडी में, एनीमिया। उसके बाद कन्वल्सन्स, ऐसे कई जो है कॉमन सी बीमारियां बॉडी को होता है। शरीर जब बहुत कमज़ोर हो तो बॉडी में पेन और काफ़ी ऐंठन होता है, कन्वल्सन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां विटामिन B6 की कमी से, और विटामिन B6 का सोर्स देख ही रहे हो। ओवरऑल मिल्क को याद रखो ना, हर बार हम बता रहे हैं ऐसा। तो इस तरह से विटामिन B की कैटेगरी में और भी हैं, तो और जो विटामिन्स बचे B, उसके बाद C, ऐसे करके बहुत सारे विटामिन्स हैं। तो उन विटामिन्स के बारे में ऐसा ही स्ट्रक्चर, सोर्स, डेफिशिएंसी, डिजीज वगैरह जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।